Hello friends, welcome to my channel. Your legal buddy is present here with a new topic, that is distribution of power between union and the states. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लेक्चर बिना मार्कर और राइटिंग के होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्कर्स हैं अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ही अवेलेबल होगा आई विल स्टार्ट इन द सेम मोड, प्रीवियस मोड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग द टॉपिक। आज हम करेंगे इस पार्ट में वीडियो के लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी ये बात पता थी कि हम इंडिया में एक क्वासी फेडरल सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे फेडरल है यानी स्टेट्स हैं और साथ में है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इस पावर बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि अगर पावर बैलेंस नहीं होगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट श्योर हैं वो होंगे और एक क्योस सिचुएशन हो जाएगी। तो उसी क्योस को रोकने के लिए बड़े ही स्मार्ट प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, तो आर्टिकल 245 क्लियरली एक बात बोलता है, पार्ट 11 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 245 क्या कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट्स जो लॉज हैं वो अपनी ही टेरिटरी के लिए बना सकते हैं, यानी चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, उनकी जो लॉ मेकिंग पावर है वो क्लियरली उनका क्लॉज 1 ये कहता है कि दे हैव पावर टू मेक लॉज फॉर देयर टेरिटरीज ओनली। बट सेकंड क्लॉज क्या कहता है, वो पार्लियामेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दे रहा है। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना भी देती है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, यानी जो पावर उसके पास नहीं है वो उससे बाहर जाके, अपने डोमेन से बाहर जाके कोई कानून बना भी देता है, तो वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होगा। मतलब कुछ और होगा तो हो जाएगा, बट ओनली ऑन दिस ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आर्टिकल 245 है वो क्या कहता है कि सेंटर हो या स्टेट्स हों, वो अपने अपने डोमेन में रह के अपनी अपनी टेरिटरी के लिए लॉ बनाएंगे, लेजिस्लेशन पास करेंगे। तो कौन सा उनका डोमेन है, तो आर्टिकल 246 उसको एडप्ट करते हुए क्या कह रहा है, 3 लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो 3 लिस्ट हैं दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट हैं जो कि अपने अंदर कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को कंटेन करती हैं, और वो कहाँ मेंशन है, 7th शेड्यूल में मेंशन है। तो यानी आप 7th शेड्यूल में देखेंगे कि वो लिस्ट दे रखी है, उसमें एक सब्जेक्ट दे रखा है, यानी एक कैटलॉग बना रखा है कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको पावर है इनसे रिलेटेड कानून बनाने की। और अगर आपकी लिस्ट में कोई मैटर नहीं है तो यू कैन नॉट मेक लॉज, वो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि यूनियन हैज़ ए पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर दैट आर मैंशनड अंडर द यूनियन लिस्ट। तो करंटली अगर हम देखें तो 100 सब्जेक्ट मैटर गिवन है, और अगर स्टार्टिंग से देखें ओरिजिनली तो 97 थे। सिमिलरली देयर इज़ अ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट कौन सी होती है कि जहाँ पे स्टेट्स हैज़ ए पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग ऑल दो सब्जेक्ट मैटर्स। तो यूनियन लिस्ट के फॉर एग्जांपल सारे डिफेंस इसमें आते हैं, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसके अंदर आती हैं, फोर्सेस इसके अंदर आती हैं, इंटरनेशनल जितने भी मैटर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, और 100 मैटर्स हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा उस लिस्ट को तो आपको पता चलेगा। सिमिलरली जो स्टेट है, जैसे एग्रीकल्चरल एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कि वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट के जो लिस्ट है उसमें भी मैटर्स इन्यूमरेटेड हैं, 61 करंट हैं, ओरिजिनली 66 थे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लिस्ट में कॉमन चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम ये जो सब्जेक्ट मैटर हैं घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, एडप्ट करे जा सकते हैं, रिमूव करे जा सकते हैं, राइट। एंड एक थर्ड लिस्ट है जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, इटसेल्फ नेम सजेस्ट बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर दैट आर मैंशनड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट पावर है यानी कि दोनों को पावर है, तो दोनों ही उससे रिलेटेड बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपने एक चीज़ खास नोट करी होगी कि वहाँ पे हर स्टेट के कुछ एडिशनल प्रोविजंस आपको देखने को मिलती है, यानी स्टेट अपने अकॉर्डिंगली, अपनी टेरिटरी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ चेंजेस कर सकती है, और पार्लियामेंट तो लॉ बना ही देगी अगर उसको लगेगा कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर में बदलाव करना है। जैसे निर्भया रेप केस के बाद सीआरपीसी में काफ़ी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था तो वो पार्लियामेंट ने पास करा था, राइट। तो ये जो पावर है कॉन्करेंट इसकी ये है, लेकिन अगर दोनों को गिवन है, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर जो यूनियन है ना उसका लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट और रेपुगनेंसी हो जाती है इन दैट केस ओनली, ठीक है। फोर्थ क्लोज ऑफ आर्टिकल 246 क्या बता रहा है? फोर्थ क्लोज ये बता रहा है कि जो रेजिडुअरी पावर है ना वो यूनियन के पास है। यूनियन मीन्स पार्लियामेंट हैज़ ए ब्रॉड power to make laws regarding that matters that are not enumerated in any of the three list। अगर कुछ बच गया, कुछ रेजिड्यू है ना, कुछ बच गया है, तो वो जो बचा हुआ है ना वो सारी पावर है पार्लियामेंट के पास। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर कानून बना दे तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होने के बावजूद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। तो अगर स्टेट ऐसा ही कर दे तो नहीं, स्टेट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ मेकिंग पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास है। इवन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट्स ऑल्सो। लेकिन अगर ये जो टेरिटरी है, कब पार्लियामेंट को अधिकार है? क्या स्टेट की भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि जब वो अपनी टेरिटरी से बाहर बना दे? तो यहाँ से हमारा टेरिटोरियल नेक्सस का जो डॉक्ट्राइन है वो जन्म ले रहा है ना। और जो टेरिटोरियल नेक्सस का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो 1935 का एक्ट था उसमें भी टेरिटोरियल नेक्सस को मेंशन करा गया है। कैसे कि अपनी अपनी टेरिटरी में बनाओ, लेकिन टेरिटरी से बाहर भी हो सकता है थोड़ा सा। कब? व्हेन देयर इज़ ए क्लियर नेक्सस बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर एंड द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट और पार्लियामेंट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एनक्रोच सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, दो स्टेट भी कर सकती हैं। और इसका पॉपुलर केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC केस 1957 में आया था। जिस केस में बॉम्बे में जो लॉटरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन हो रहा था वहाँ पे बॉम्बे ने टैक्स इम्पोज कर दिया, जबकि पर्सन कहाँ थे? वो बंगलौर का रहने वाले थे और वहाँ पे उनका हेड ऑफिस था। और वहाँ से वो जो एक क्रॉसवर्ड पजल का कुछ कंपटीशन चलाया जा रहा था और पूरे ऑल इंडिया से एंट्रीज़ मंगाई जा रही थी, लेकिन बॉम्बे में एक लार्ज स्केल पे एंट्रीज़ आ रही थी और इसीलिए उन्होंने वहाँ एक डिपो बना दिया था। वहीं पे कलेक्ट हो रहा था, वहीं पे उनको रखा जा रहा था, फीस वगैरह जो भी है वो करा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन था डिसाइडेड किया गया सुप्रीम कोर्ट के, और यही इसी केस से टेरिटोरियल नेक्सस के प्रिंसिपल ने जन्म लिया, राइट। दिस टर्म इज़ कॉइंड इन दैट केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि देयर इज़ ए क्लियर नेक्सस, वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। देयर इज़ ए नेक्सस बिटवीन द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन एंड द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट। तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ बॉम्बे में हो रही थी, तो राइटली स्टेट ऑफ जो बॉम्बे है वो उन पे टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। उन प्राइस कंपटीशन जो चल रहा था, दो द हेडक्वार्टर एंड द अदर एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन इन द बैंगलोर, तो एनक्रोचमेंट नहीं है। बॉम्बे ने कर्नाटका में मतलब कोई एनक्रोच नहीं करा टैक्स को लगा करके कि वो दूसरे स्टेट के रेजिडेंट्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ पे, जो कि वहीं पे उनका हेड ऑफिस है, वहीं पे वो कर रहे हैं उसको। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ पे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मॉनेटरी चल रही हैं, तो बॉम्बे हैज़ राइटली इम्पोज द टैक्स। ये अपील्ड करा गया कि कोई रेपुगनेंसी नहीं है। प्राइस कंपटीशन एक्ट जो पास कर रखा था उन्होंने, उसके तहत वो प्राइस कंपटीशन में होने वाली एक्टिविटीज़ पे टैक्स इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का अगर नेक्सस एस्टेब्लिश हो जाता है तो कोई भी स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो ऑन फ्रंट प्राइमा फेसी ये दिखाई देता है कि इट एनक्रोचेस इन द टेरिटरी ऑफ अदर स्टेट, बट जब उसके इस एक्टिविटी के कनेक्शन को, जिसको हम नेक्सस बोलते हैं, कि क्या वो लॉ और वो एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट रिगार्डिंग वो लॉ पास करा गया है, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ कनेक्शन और नेक्सस, तो ये टेरिटोरियल नेक्सस का प्रिंसिपल है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि
पार्लियामेंट के पास रेजिडरी पावर भी है, पार्लियामेंट के पास भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है। तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है इसका क्या डोमेन है? तो एक क्लियर डोमेन तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। पार्लियामेंट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को लेकर के एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बना सकती है, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया भी, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया भी से रिलेटेड भी अगर कोई कानून पास करना पड़े, रेजिडेंट वहाँ पे रह रहे हैं, या हमको लग रहा है कि हम अपना कानून उन पे इम्पोज करेंगे किसी और पे, कहीं और कोई रह रहा है, फैमिली लॉज का प्रिंसिपल आप ले सकते हो, तो वहाँ पर वो जो टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है लॉ मेकिंग की, वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन कब पार्लियामेंट स्टेट्स के लिए कानून बना सकती है? तो कौन सी सिचुएशन है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में मेंशन, यूनियन में तो बनाएगी ही, कॉन्करेंट में भी बना सकती है, लेकिन कब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में इन्यूमरेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है उन पे कानून बना सकती है? तो सर्टन एक्सेप्शन टू जनरल प्रिंसिपल कि सिर्फ अपनी टेरिटरी के लिए बनाओ, दूसरे में एनक्रोच मत करो, बट स्टेट के में पार्लियामेंट कर सकती है, तो वो क्या इन्यूमरेटेड है? तो ये सर्टन मैं बता देती हूँ कब कब प्रोविजंस हैं जहाँ पर पार्लियामेंट सब्जेक्ट मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है उनके लिए भी लॉ मेकिंग कर सकती है। तो नंबर 1 क्या है? आर्टिकल 247 कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट को कहीं पर भी कोई कोर्ट एस्टैब्लिश करना है, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट अंडर एनी लॉ और द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट इन एनी स्टेट, तो वो से रिलेटेड, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड लॉ मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 249 क्या कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में, यानी कोई नेशन का इंटरेस्ट है तो किसी भी स्टेट में, ईदर हॉल ऑफ द इंडिया और टू ए पर्टिकुलर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन उसके लिए पहले 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है पार्लियामेंट में, और ये 1 ईयर के लिए रहता है। फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है, लेकिन वो भी रेजोल्यूशन से पास होगा, राइट। उसके अलावा आर्टिकल 250 कहता है कि कोई भी अगर इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन की कोई इमरजेंसी सिचुएशन है किसी स्टेट में, तो लॉ मेकिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कोई भी लेजिस्लेशन पास कर सकती है रिगार्डिंग टू दैट मैटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट। आर्टिकल 251 इसको क्लैरिफाई कर रहा है साथ में कि ठीक है 249 में भी, यानी नेशनल इंटरेस्ट में 250 के अंदर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट ऑल्सो, बट दैट स्टेट, मतलब उस स्टेट के पास भी पावर है टू मेक लॉज, यानी दोनों बना सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर है तो स्टेट को बार कर रहा है वो लॉ बनाने से, नहीं, स्टेट भी बना सकता है। लेकिन इफ़ कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस मीन्स रेपुगनेंट हो गई है, रेपुगनेंसी क्रिएट हो गई है स्टेट के लॉ के बीच में और पार्लियामेंट के लॉ के बीच में, तो विच विल प्रिवेल? ओबियस आंसर, आवर सेंटर इज़ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी टाइप है, तो जो यूनियन ने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, दैट विल डोमिनेट इन केस ऑफ रेपुगनेंसी। ओके, तो आर्टिकल फर्दर 252 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स, मतलब 2 और मोर देन 2 स्टेट्स अगर खुद ही पार्लियामेंट को बोलें कि आप हमारे लिए कोई कानून बना दो, ऐसा होता है क्या? होता होगा। कोई सिचुएशन में स्टेट्स को लगता है कि क्यों ना यूनियन ही सभी के लिए बना दे, तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स मिलके पार्लियामेंट को ये कह सकती हैं कि आप हमारे लिए, हमारी स्टेट के लिए लॉ बना दीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बता सकती हूँ, प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 है, वो भी इसी तरीके से स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे सेंटर ने बनाया। अर्बन लैंड होल्डिंग जो रेगुलेशन एक्ट आए थे वो भी 1994 का, वो भी इसी तरह का एक्ट है, जब स्टेट्स ने रिक्वेस्ट करा सेंटर को कि आप कानून बना दीजिए, राइट। और इस सिचुएशन में भी जो पार्लियामेंट है वो बाद में भी, अगर कोई और स्टेट को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, अगर कोई और स्टेट भी रेजोल्यूशन पास कर लेता है कि नहीं हम भी यही वाला लॉ अपने लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम एक्ट कैन बी अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो, राइट। इसके अलावा
आर्टिकल 253 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है, कोई डिसीज़न है इंटरनेशनल कोर्ट का जिसको अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के लिए अगर कोई एक्ट को पास करना पड़ेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, तो वो जो पावर है टू मेक लॉज वो भी पार्लियामेंट अप्लाई कर सकती है, राइट। आर्टिकल 353 ये हम कर रहे हैं 253 क्लोज ए, जो ये कह रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन और डिसीज़न और एग्रीमेंट को अप्लाई करने के लिए इंडिया के अंदर लॉ मेकिंग पावर विद इन द स्टेट किसके पास रहती है? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 353 का क्लोज बी भी लेकिन क्या कहता है कि कोई भी अथॉरिटीज़ को, कोई ऑफिसर्स को स्टेट में कोई ऑर्डर देने के लिए, कोई काम करवाने के लिए भी जो एक्ट है वो पास करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन आर्टिकल 353 का प्रोविसो एक और बात क्या कहता है, जो हम अपना करेंगे नेक्स्ट जो एक है उसका प्रोविसो 353 में दे रखा है। तो हमारा और कौन सी सिचुएशन है ये भी प्रोविसो में बताऊंगी, क्यों रोका है बीच में, क्योंकि पहले आप वो सुन लीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई हो अंडर आर्टिकल 356 और 352, यानी बोथ काइंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो स्टेट के अंदर, दैट इज़ द स्टेट इमरजेंसी। इन बोथ केसेस जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के लिए, पूरी स्टेट के लिए, हॉल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट लॉ पास कर सकती है, ठीक है। लेकिन प्रोविसो 353 क्या कह रहा है कि ये जो इमरजेंसी है, ये जो लॉ पास हो सकता है, ये किसी स्टेट के लिए भी हो सकता है, और अगर नेशनल इंटरेस्ट ऐसा है कि और स्टेट्स पे भी अप्लाई करना पड़ेगा तो वो दूसरी स्टेट्स पे भी उस लॉ को अप्लाई करा जा सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी पार्लियामेंट हैज़ ए पावर। आपने इमरजेंसी जो प्रोविज़न्स हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी स्टेट में इमरजेंसी लागू होती है या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस सूरत में जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है, स्टेट की पावर सस्पेंड हो जाती है। टाइम बिंग, जब तक ओरिजिनल सिचुएशन रिगेन नहीं होती तब तक के लिए पार्लियामेंट विल मेक लॉज फॉर द स्टेट अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि स्टेट लिस्ट के मैटर्स में भी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरी कर देगी, देयर मस्ट बी सम सिचुएशंस ओनली उसके रिगार्डिंग, और ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो लगेगा, आर्बिट्रेरी लगेगा तो क्या होगा, वो एक्ट जो पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 248 अगेन एक रेजिडुअरी पावर बता रहा है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें पार्लियामेंट बची हुई सिचुएशन में भी जो रेजिडुअरी पावर है ना वो पार्लियामेंट के पास है, अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। तो ये जो लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज की हमारी वीडियो बस इतना ही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर अपकमिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आई फील द अफेक्शन ऑफ यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, बाय। टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बाहर मत निकलिए अनलेस अंटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी। देन ऑल्सो मास्क वियर कीजिए, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए एंड बेस्ट मंत्रा है घर में रहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने के लिए गोल्डन चांस मिला है, उसको अवेल कीजिए। सो टिल देन स्टूडेंट्स, बाय।